हेलो, मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भिलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के अंतर्गत परिवार के प्रकार्य के संदर्भ में चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, परिवार क्या है और परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में हमने चर्चा की। लेकिन परिवार जो है समाज के आधारभूत या मौलिक इकाई के नाते समाज की सार्वभौमिक संस्था है। आज मानव के अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए, फिर भी वह ऐसी संस्था का आविष्कार नहीं कर सका जो परिवार का स्थान ले सके। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम तो वह कार्य जो सार्वभौमिक कार्य, जो समाजों एवं संस्कृतियों में देखे जा सकते हैं। दूसरे वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होती हैं, जिन्हें हम परंपरात्मक कार्य भी कह सकते हैं। मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्यों में हम यौन इच्छाओं की तृप्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। फिर भी हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, उसमें पहला जो है वह है प्राणी शास्त्रीय कार्य। अब प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत भी 3 कार्य बताए गए हैं समाजशास्त्रियों में: यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और प्रजाति की निरंतरता। अर्थात मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी एक महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह समूह है जहाँ मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमहीन एवं निर्बाध स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि यौन इच्छाओं के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था का जन्म लेती है तथा पदाधिकार एवं उत्तराधिकार, वंश नाम आदि की व्यवस्थाएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं। संतानों उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो यौन संतुष्टि एक दैहिक क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं होती, वरन इसका परिणाम संतान उत्पत्ति के रूप में भी होता है। मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्य का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए। परिवार ही समाज के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाता है। परिवार के बाहर भी संतान उत्पत्ति हो सकती है, किंतु कोई भी समाज अवैध संतानों को स्वीकार नहीं करता, तो वैध संतानों का ही पदाधिकार एवं उत्तराधिकार प्राप्त होता है। तीसरी जो प्राणीशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत ये बात बताई है वह है प्रजाति की निरंतरता। परिवार ने ही मानव जाति को अमर बनाया है। यही मृत्यु और अमृत्यु का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है। इस संबंध में गुड्डे भी लिखते हैं, यदि परिवार मानव समाज के प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार बताया है प्रकार्य के संदर्भ में वह है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भी 4 प्रकार के कार्य बताए हैं जो परिवार कार्य करता है। उसमें शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है। शैशव काल अन्य प्राणी की तुलना में लंबा होता है। इस अवधि में उसका लालन पालन परिवार द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में शिशुओं के लालन पालन के लिए अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है, किंतु जो भावात्मक पर्यावरण बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है वह केवल परिवार ही प्रदान करता है। दूसरा है भोजन, शारीरिक रक्षा हो गया, परिवार का बच्चों का लालन पालन। बच्चों का लालन पालन भी बचपन से ही लेकर के परिवार ही करता है। शारीरिक रक्षा के दृष्टिकोण से भी व्यक्ति की हर तरह की जो बीमारी से
दुर्घटना, असहाय अवस्था में, अपाहिज होने की अवस्था में, वृद्धावस्था में शारीरिक रक्षा करता है। तो शारीरिक रक्षा, बच्चों का लालन पालन। उसके बाद है भोजन प्रबंध, यानी परिवार अपने सदस्यों के लिए शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। आदिम समाज में जहाँ भोजन जुटाना काफ़ी कठिन कार्य था, फिर भी वहाँ पर समाज में सामूहिक क्रिया माना गया है भोजन जुटाना। ये तो वहाँ का परिवार के मुख्य कार्य बताया गया है कि मानव जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है और जीवित रहकर ही मानव अपनी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में समर्थ हो पाया। चौथा, निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की भी व्यवस्था करते हैं। घर ही वह स्थान है जहाँ जाकर मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। सर्दी, गर्मी या वर्षा से रक्षा के लिए परिवार अपने सदस्यों को वस्त्र एवं शरण स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार शारीरिक कार्य जो है चार प्रकार के बताएं: शारीरिक रक्षा, बच्चों का लालन पालन, भोजन की व्यवस्था और निवास और वस्त्र की व्यवस्था। तीसरा जो प्रकार है प्रकार्य का, आर्थिक कार्य, इकोनॉमी फंक्शंस। परिवार के द्वारा भी आर्थिक कार्य इस प्रकार के जो बताए गए हैं समाज में। पहला है उत्तराधिकार का निर्माण। प्रत्येक समाज में प्रॉपर्टी एवं पदों की पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को स्थानांतरण करने की व्यवस्था पाई जाती है और ये कार्य परिवार को करना है। वंशगत संपत्ति का जो स्थानांतरण है प्रत्येक समाज में करने के अपने नियम हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में माता से पुत्र या मामा के भांजे को प्राप्त होता है। तो दूसरा कार्य उत्पादक कार्य। परिवार उपभोग एवं उत्पादन करने वाली इकाई मानी गई है। आदिम समाजों में तो अधिकांशतः उत्पादन कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। मानव समाज की आदिम व्यवस्थाओं में जैसे शिकार करना, पशुपालन, कृषि व्यवस्थाओं में परिवार द्वारा संपूर्ण उत्पादन कार्य किया जाता था। प्राचीन उद्योगों में भी निर्माण का कार्य परिवार द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में भी अविकसित एवं अपूर्ण औद्योगिक अवस्था वाले समाज के निर्माण का कार्य परिवार के स्त्री, पुरुष एवं बच्चों द्वारा ही किया जाता है। तो उत्पादक इकाई के रूप में परिवार का आर्थिक कार्य बताया गया। तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात श्रम विभाजन। परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है, जहाँ पुरुष, स्त्री एवं बच्चों के बीच कार्यों का विभाजन होता है। तो परिवार में कार्य विभाजन का जो आधार है वह यौन एवं आयु दोनों ही है। स्त्रियाँ घर का काम करती है, पुरुष बाहर का कार्य करते हैं, बच्चे छोटा मोटा कार्य करते हैं। तो शक्ति के कार्य पुरुष द्वारा किए जाते हैं और परिवार के सदस्यों में जो श्रम विभाजन है वह आर्थिक सहयोग का प्रमुख कारण है। चौथा इसमें बताया गया है श्रम विभाजन के अलावा आय एवं प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, आय तथा संपत्ति का प्रबंधन। परिवार की विशेषताओं के दौरान हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था आवश्यक है। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है। परिवार की गरीबी एवं समृद्धि का पता आय से ज्ञात होता है। अपनी आय को परिवार कैसे खर्च करेगा यह भी परिवार का मुख्य ही तय करता है। प्रत्येक परिवार के पास जमीन, जेवर, औजार, नगद, सोना, पशु, दुकान आदि के रूप में चल व अचल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी देखरेख और सुरक्षा भी परिवार ही करता है। इस प्रकार चार प्रकार के आर्थिक कार्य जो उत्तराधिकार का निर्माण, पद कार्य, श्रम विभाजन, आय व प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट। चौथा जो प्रकार है प्रकार्य का वो है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है। सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, पूर्वज पूजा, व्रत, त्योहार आदि का ज्ञान भी परिवार की कराता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना आदि कार्यों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीखता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, हिंसा की धारणा को एक व्यक्ति परिवार से ही ग्रहण करता है। इस प्रकार धार्मिक जुड़ से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो भी परिवार में होते हैं।
पांचवा राजनीतिक कार्य। परिवार राजनीतिक कार्य भी करते हैं। आदिम और श्रम समाज जहाँ प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवार के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, वहाँ तो परिवार द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार में प्रशासक होता है। वहीं परिवार के झगड़ों को निपटाने, न्याय करने वाला जज या जूरी है। वही परिवार का अन्य परिवारों से संबंध तय करता है। वहीं गांव पंचायत की जाति व्यवस्था में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक कार्य भी परिवार के अंतर्गत प्रकार में बताया गया। नंबर 6 बताया प्रकार खबर है सामाजिकरण का कार्य, यानी परिवार में ही बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। वहाँ उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, संस्कृति, रूढ़ियों का ज्ञान है और धीरे धीरे बच्चे में सामाजिक कार्यकर्ता बनने की इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है और परिवार में ज्ञान का संचय, संरक्षण की जाती है। तो सामाजिक ज्ञान का कार्य भी परिवार के माध्यम से। सातवां प्रकार्य है शिक्षात्मक कार्य, एजुकेशनल फंक्शंस। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की साक्षी हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण परिवार की भूमिका पर निकली है। आदिम समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, तो परिवार की शिक्षा की मुख्य संस्था परिवार थी। परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन, कर्तव्य परायण का पाठ पढ़ता है। तो एजुकेशनल फंक्शन के दृष्टिकोण से परिवार का यह प्रकार्य बताया। नंबर 8 मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। परिवार अपने सदस्यों के मानसिक सुरक्षा और मानसिक संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वहीं बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन बच्चों का माता पिता का प्यार और स्नेह नहीं मिलता, वे अपराधी विघटित वाले बन जाते हैं। परिवार में किसी भी की मृत्यु, तलाक, पृथक्करण, घर से अनुपस्थित आदि के कारण को बच्चों को स्नेह या मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने के कारण उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होता। अर्थात तो मनोवैज्ञानिक कार्य के दृष्टिकोण से भी ये एक कार्य बताया गया। 9वां है सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शन। परिवार समाज की संस्कृति की रक्षा करता है और नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। यानी परिवार संस्कृति का स्थानांतरण करके संस्कृति की निरंतरता और स्थायित्व को बनाए रखता है। तो संस्कृति संबंधी कार्य भी परिवार द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 10वां मानव अनुभवों का स्थानांतरण, अर्थात पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभवों का संरक्षण एवं स्थानांतरण कर परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में समाज की हर पीढ़ी का ज्ञान ही नए सिरे से खोज करनी पड़ती है। तो मानव के अनुभवों को भी परिवार के द्वारा ही व्यक्ति स्थानांतरित होते हैं, सीखता है। इसके बाद मनोरंजन संबंधी कार्य, फंक्शंस ऑफ रिक्रिएशन। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे बच्चों की प्यारी बोली, उनके पारिवारिक झगड़े, दाम्पत्य परिवार में प्रेम सभी मनोरंजन के केंद्र है। परिवार में मनाए जाने वाले त्यौहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह, उत्सव, श्राद्ध, भोज, भजन, कीर्तन आदि कार्य जो है वो समाज में देखे जा सकते हैं। ये मनोरंजन संबंधी कार्य परिवार में होते रहते हैं। इसी प्रकार से 12वां है प्रकार में कार्य में पद निर्धारण, प्लेसमेंट इन द सोसाइटी। परिवार अपने सदस्यों का समाज में स्थान का निर्धारण कार्य करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा वह इस बात पर निर्भर है कि उसका जन्म किस परिवार में है। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र राजा बनता है। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज में व्यवस्था जहाँ जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्ति के पद निर्धारण महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो कौन सा व्यक्ति किस पद को धारित करेगा यह भी परिवार द्वारा तय होता है। और अंतिम प्रकार ये है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें
गोत्र, जाति एवं समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, कानूनों के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। ऐसा न करने पर उसे ताड़ना देता है, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार भी करने की धमकी भी देता है। तो परिवार का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वाह करता है। वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर कम ही आते हैं। तो अर्थात तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अन्य परिवर्तन शक्तियों के कारण संयुक्त परिवार के जो प्रभाव है कारण कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में बहुत प्रगति हुआ है। तो कई ऐसी संस्थाएं, समितियाँ बन गई है जो पारिवारिक कार्य को छीन रही है। तो कहने का तात्पर्य ये परिवार के जो हैं 13 प्रकार्य बताए गए हैं जो सभी परिवारों में प्राचीन काल से चले आ रही हैं। हाँ, वर्तमान समय जरूर इसका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, कार्यों में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन फिर भी परिवार एक सार्वभौमिक इकाई के रूप में वर्तमान समय भी कार्य करती हुई देखी जा सकती है।